हेलो स्टूडेंट, चलिए एमलगमेशन चैप्टर हमें शुरू करना है। एंड ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स है जो आप ये देख रहे हो, ये ऑनलाइन लाइव या ऑफलाइन लाइव नहीं है, तो बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव तो नहीं रहते ऐसे लेक्चर्स, बट एज ए टीचर वी ट्राई टू कवर एवरी एस्पेक्ट एंड एवरीथिंग, वो चैप्टर का कवर हो जाए। एंड आप लोग के जो भी डाउट्स, पॉसिबल डाउट्स हो सकते हैं, वो हम खुद से जनरेट करके उसको सेशंस में लेने की कोशिश करते हैं। बट स्टिल यदि आप लेक्चर के देखने के बाद आपको डाउट्स रहते हैं एंड ऑल, तो आप बेझिझक उसको पूछिएगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं लेक्चर को। एमलगमेशन ये जो चैप्टर है ये एडवांस चैप्टर है, जो एक रेगुलर अकाउंटिंग रहता है उस तरीके से नहीं। इसमें थोड़ा जो सोचने का तरीका है, जो रीजन्स है इस तरीके की अकाउंटिंग के, वो अलग है। तो इससे पहले कि हम क्वेश्चन सॉल्व करें, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एमलगमेशन में आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम सुना होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 AS 14, ये स्टैंडर्ड क्या बताता है सर? ये स्टैंडर्ड डील करता है एमलगमेशन से, ठीक है। मतलब ये चैप्टर में हम जो भी चीज़ें पढ़ेंगे वो किसके हिसाब से रहना चाहिए? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के हिसाब से रहना चाहिए, जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया हुआ है। तो एमलगमेशन क्या होता है वो देखिए। यदि इसका सिंपल मीनिंग देखोगे ना एमलगमेशन का, तो वो तो ये बोलता है कि कोई भी दो चीज़ का एक जगह मिलना, उसको एमलगमेशन बोलेंगे हम, है ना। व्हेन टू और मोर थिंग्स कम टुगेदर, तो उसको हम एमलगमेशन बोलेंगे। लेकिन इसका अकाउंटिंग में कैसे इस्तेमाल है, अकाउंटिंग में कैसे इसको बोलते हैं? देखो, दो कंपनियां हैं और दोनों मिल जाती है एक जगह, एक कंपनी बन जाती है दोनों मिलके, तो ये एमलगमेशन हो गया। दो कंपनी है, दोनों मिल जाएंगे, दोनों के ओनर्स मिल जाएंगे, दोनों के एसेट मिल जाएंगे, दोनों के लायबिलिटी मिल जाएंगी, कई बार दोनों के मैनेजमेंट भी मिलते हैं, तो उससे एक बड़ी कंपनी बन जाएगी। और वो जो बड़ी कंपनी बनेगी वो आगे कंटिन्यू करेगी और बाकी जो पहले वाली दो कंपनी बंद हो जाती है। सिंपल इतना एमलगमेशन का मीनिंग है। टेक्निकली क्या डेफिनेशन है वो जब हम थ्योरी, जब वो नोट्स देखेंगे तो उससे समझा दूंगा। ये जो चैप्टर है ये डील करता है एमलगमेशन ऑफ कंपनीज। ध्यान देना ये बात को, सिर्फ और सिर्फ एमलगमेशन ऑफ कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म, इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप, ऐसे जो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन होता उनका एमलगमेशन से रिलेटेड ये टॉपिक डील करता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो कंपनी आपको मालूम है कंपनी क्या होता है। कंपनी एक अलग एंटिटी रहती है जिसका रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट 2013 के तहत रजिस्ट्रेशन किया जाता है, और उनका एक जो भी उनका एक आइडेंटिटी अलग रहती है। ये चैप्टर में आपको यदि अच्छे से समझना है तो थोड़ी कंपनी की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी क्या होता है। और कंपनी की अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो सबसे पहली बात तो क्या है कि भाई कंपनी को जो कानून रेगुलेट करती है वो है कंपनी एक्ट 2013, ठीक है। आपने इससे पहले सेक्रेटरियल प्रैक्टिस 11-12 में भी पढ़ा होगा, और इवन ग्रेजुएशन के दौरान भी आप कंपनी एक्ट के बारे में पढ़ाई करते हो। एंड यू नो कि कंपनी क्या होता है, क्योंकि कंपनी के फाइनल अकाउंट वगैरह भी आप बनाए हो। कंपनी का स्ट्रक्चर, यदि कंपनी का एक बेसिक जैसे ओनरशिप स्ट्रक्चर देखें तो कंपनी में क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, ये आपको पता है ना। क्योंकि एमलगमेशन ऑफ कंपनी पढ़ना है ना, तो हम थोड़ा सा कंपनी के बारे में देख रहे हैं। ओके, मैं बस ब्रीफ करूंगा। वी आर नॉट गोइंग डीप इनटू द व्हाट इज कंपनी, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल, डोंट वरी अबाउट इट। शेयर होल्डर्स आपको
क्लियर होना चाहिए कि वही एक होता है इक्विटी शेयर होल्डर और एक होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर. यू अंडरस्टैंड दैट. इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर इशू किया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर. हाउएवर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होल्ड्स राइट्स ओवर प्रेफरेंस हम देते हैं उनको डिविडेंड के ऊपर, तो इसलिए उसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोलते हैं. तो ये दोनों ओनर्स होते बेसिकली कंपनी के. उसमें से बोल सकते इक्विटी शेयर होल्डर आर द मेन ओनर्स ऑफ द बिजनेस. Preference shareholder are also owners of the business. So the company has owners classified into the two category, equity shareholder and preference shareholders. उसके बाद कंपनी बिजनेस करने के लिए लोन वगैरह ले सकती है. तो कई बार उसको यदि डेट लिया तो डिवेंचर्स के थ्रू या फिर दूसरे लोन्स भी हो सकते हैं. और लायबिलिटी में क्या रहते हैं आपको भी मालूम है, क्रेडिटर्स ये लायबिलिटी में होते हैं. तो बेसिकली ये नॉर्मली हर बिजनेस में कुछ पैसा लोन, कुछ पैसा कैपिटल, कुछ उधारी रहता है. सेम थोड़ा मैं इसका वर्ड्स आपको रिकॉल कराने की कोशिश कर रहा हूँ. डिवेंचर, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. नाउ अगेन हम एमलगमेशन के डिटेल में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा और एक चीज़ समझाता हूँ कि जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट मतलब क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट. यदि हम कंपनी की बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, तो आपने शेड्यूल 3 सुना होगा. शेड्यूल 3 सॉरी, ये कंपनीज एक्ट 2013 में शेड्यूल 3 करके दिया हुआ है. वहाँ पे क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर्मेट दिया हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाए जाते हैं एंड उसके बारे में नोट्स है, नोट्स ऑन अकाउंट में क्या क्या लिखना चाहिए, हर चीज़ वहाँ दिया हुआ है. तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं ये वहाँ लिखा हुआ है. अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको मालूम है, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है. यहाँ पे बैलेंस शीट क्या है, स्पेशल फॉर्मेट है. आपने देखा है कि बैलेंस शीट जो हम नॉर्मली जो पार्टनरशिप अकाउंट में आप देखते हो या फिर प्रोप्राइटरशिप में भी आपने देखा है कि यहाँ नॉर्मली जो फॉर्मेट है वो इस तरीके से आप बनाते हो जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट. ये बैलेंस शीट जैसे है तो इधर एसेट लिखते हैं, इधर लायबिलिटी लिखते हैं, है क्या नहीं है. तो इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट. लेकिन कंपनी के केस में आप बैलेंस शीट ऐसा वर्टिकल फॉर्मेट में बनाते हो, राइट. यहाँ आप लिखते हो इक्विटी एंड लायबिलिटी, और नीचे रहता है एसेट्स. ठीक है, ये भी आजकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ये है, इंड एस के हिसाब से दूसरा फॉर्मेट है. फिर यहाँ आप ऊपर में रहता है शेयर कैपिटल. फिर उसके बाद लोन हो सकते हैं जो डिवेंचर हम बोले, इसमें ही रिजर्व्स एंड सरप्लस भी रहता है और क्रेडिटर्स रहते हैं. यहाँ करंट असेट, नॉन करंट असेट और करंट असेट, ये सब चीज़ें रहता है दिया हुआ. तो थोड़ा आप इससे भी फैमिलियर रहना चाहिए आपने. ऐसा नहीं बैलेंस शीट दिखा दिया तो कुछ नया लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं. और इसके नोट्स ऑन अकाउंट रहते हैं. तो यदि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, कंपनी ए है, उसकी बैलेंस शीट दी हुई है, ये उसकी बैलेंस शीट है. हम फॉर्मेट पे हम ज़्यादा डील नहीं करते हैं. फॉर्मेट यू कैन अंडरस्टैंड इट क्वाइट वेल. हम सीधा लिखते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा है इक्विटी शेयर कैपिटल. इक्विटी शेयर कैपिटल है 1 लाख रुपए का. ये कंपनी के कुछ रिजर्व्स एंड सरप्लस है जो कि 2 लाख है मान लो, और इनका डिवेंचर है, बाहर वालों से लोन लेके रखा है 2 लाख रुपए का, और कुछ एक बाहर और है सन्ड्री क्रेडिटर्स है जिसकी वैल्यू है 2 लाख रुपए. ये टोटल कितना हो गया, 2 4 2 6 और 1 7 लाख.
उसके बाद यहाँ एसेट्स के डिटेल भी है। एसेट्स मान लो कि भैया प्लांट एंड मशीनरी है। प्लांट एंड मशीनरी ये है 5 लाख। उसके बाद इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, जिसको आप क्लोजिंग स्टॉक बोलते हो, वो 1 लाख है। एंड डेटर्स है 50,000 का, और कैश है 50,000 का। ये टोटल हो गया 7 लाख। एक बैलेंस शीट है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब यहाँ ध्यान दो, ये बैलेंस शीट है और हमने एक इधर एक कंपनी है, कंपनी बी, और कंपनी बी खरीदना चाहती है कंपनी ए को। कंपनी ए को कंपनी बी खरीदना चाहती है। बताओ मुझे कि जो इक्विटी शेयर होल्डर है, कंपनी के ओनर्स होते हैं ना, कंपनी ए के जो ओनर है वो कौन है? ये 1 लाख रुपए के जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो है। तो 1 लाख रुपए के जो इक्विटी शेयर होल्डर है, मान लो कि उसमें राजू है, उसमें केशव है, उसमें राम भी है, चलो उसमें एक और बना देते, रमेश ले लेते हैं, सारे आर से लिखूंगा, और एक मोस्ट फेमस बंदा शुभम है। तो ये जो शेयर है ये मान लो 10,000 शेयर है, और एक शेयर 10 रुपये का है, बराबर है ना? 10,000 शेयर और एक शेयर 10 रुपये का हो गया। तो यहाँ 1 लाख रुपए का शेयर कैपिटल है। तो इसके पास बेटा 2,000 शेयर है, इसके पास 1,000 है, इसके पास 500 है, इसके पास 2,500 है, 2,500 3 और 3 6 हो गया, इसके पास 4,000 है। तो टोटल 10,000 शेयर हो गया। इन लोगों के पास इतने इतने शेयर है। तो भाई इन्होंने इतना पैसा लगाया है, तो ये आज कंपनी बी इसको खरीदना चाहती है, कंपनी बी। तो कंपनी बी से कंपनी ए कितना पैसा मांगेगी? तो कंपनी ए, भाई ये शेयर होल्डर बोलेंगे कि 10,000 तो शेयर का भैया हमारा लाख रुपए लगा हुआ है बिजनेस में, है ना, और आपको ये रिजर्व्स और सरप्लस जो है ये हमने आज तक का प्रॉफिट कमाया है, तो कम से कम 3 लाख रुपए तो देना पड़ेगा। समझ रहे हो? देखो वो कंपनी बी को बोलेंगे, हम दूसरे तरीके से इसको सोच के देखो, कंपनी बी को बोलेगी कि भैया हमारे आप एसेट ले रहे हो, कंपनी ये बोलेगी कि आप हमारा एसेट्स ले रहे हो। एसेट्स कौन से ले रहे हो? भैया प्लांट एंड मशीनरी ले रहे हो 5 लाख का, इन्वेंट्री आपने ले लिया 1 लाख का, डेटर्स आपने ले लिया 50,000 का, और कैश भी लिया आपने 50,000 का। तो ये तो आपके हो गए। क्या बोलेगी कंपनी कि ये सारे जो एसेट है ये कंपनी बी के हो जाएंगे। तो कंपनी ये बोलेगी आप इतने एसेट ले रहे हो तो पहले तो मुझे इतना पैसा दो। कितना पैसा भाई? 7 लाख रुपए का आप एसेट ले रहे हो, तो 7 लाख रुपए तो देना पड़ेगा आपको। पर कंपनी भी बोलेगी कि देखो भैया मैं आपका उधारी भी तो ले रहा हूँ, कि डिवेंचर ले रहा हूँ, क्रेडिटर्स ले रहा हूँ मैं आपका उधारी, तो वो माइनस भी करूँगा। तो बोले बात तो बराबर है। तो आप डिवेंचर माइनस कर दिए 2 लाख रुपए, और क्रेडिटर्स भी माइनस कर लिए 2 लाख रुपए, तो 4 लाख रुपए हम माइनस करेंगे। तो नेट में हम कितना पैसा ले रहे हैं बाबू? 3 लाख रुपीज। इसको नेट असेट बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? नेट असेट। ये ग्रॉस असेट, उसमें से लायबिलिटी माइनस हो गई तो क्या बचेगा? नेट असेट। तो वो हम बोलेंगे कि भैया आप हम तो इतना ही ले रहे तो हम आपको 3 लाख देंगे, और ये दोनों का टोटल भी कितना है? 3 लाख। तो वही है ना, एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल। तो ये समझा। अब बी कंपनी यदि ए को खरीदने जाती है तो यहाँ ए कंपनी हो जाएगा बंद और बी कंपनी चालू रहेगा। तो बी कंपनी उसके एसेट लायबिलिटी सब खरीद ली है। इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन।
ध्यान रखना है। हाँ, थोड़ा सा अंदर के टॉपिक भी पढ़ाना चालू हो चुका है। तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ये स्ट्रेटजी को, कि कंपनी भी कंपनी ए को खरीद रही है। ये क्यों होता है सर? अमलगमेशन क्यों होता है? अमलगमेशन क्यों होता है भैया? बहुत बड़ी बिजनेस करना है मुझे, एक ही कंपनी क्यों चलाओ? मेरे को पूरा मार्केट ही मेरा होना, मेरे को कोई कॉम्पिटिटर होना ही नहीं। तो कॉम्पिटिशन से ही हटाना है मुझे सामने वाले को। वो कॉम्पिटिशन दे रहा है ज़बरदस्ती, मेरा मार्केट ख़राब हो रहा है, इसलिए हो जाता है एब्जॉर्प्शन, खरीद लूँगा उसको। भाई हम दो कंपनी मिल जाते हैं, हम बहुत बड़े कंपनी बन जाएंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे, हमारे पास लोग बहुत होंगे, पूरी मार्केट हमारा रहेगा, मोनोपोली कर देंगे। तो भैया दो कंपनी एक जगह मिलके आ जाती है, मर्जर पढ़ेंगे, एमलगमेशन उसको बोलते हैं। दिस इज एब्जॉर्प्शन, दिस इज नॉट एमलगमेशन, ऑल्दो डेल्ट इन द एमलगमेशन पार्ट, मतलब एमलगमेशन के अंदर का एक हिस्सा है एब्जॉर्प्शन, पर एमलगमेशन टेक्निकली इज कि दो कंपनी मिलके एक कंपनी बनाना, दैट इज एमलगमेशन। तो जब दो कंपनी को कोई एक कंपनी और नया बन के खरीद रही है, तो उसको हम बोलेंगे मर्जर हो गया, एमलगमेशन हो गया। अब जब एमलगमेशन हुआ तो रीजन कि एक तो भैया मुझे मार्केट से कंपटीशन हटाना है करके मैं बहुत बड़ी कंपनी बन रहा हूँ, और इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल उसको बोलते हैं, जिसका फ़ायदा उठाएगा बहुत बड़े पैमाने पे, लार्ज स्केल पे इकोनॉमी, मतलब फ़ायदा होता है उससे, कई चीज़ में फ़ायदा होता है। इकोनॉमीज सिर्फ एक चीज़ नहीं कि प्रॉफिट ही बढ़ जाएगा, भैया आप कॉस्ट कटिंग कर लेते हो, ज़्यादा लेबर रहते हैं तो स्मूथली आप मैन्युफैक्चरिंग कर पाते हो, आप दो जगह की जगह इस्तेमाल होती है, मशीनरी दो जगह की इस्तेमाल होती है, मैनेजमेंट दो जगह का एक जगह आते हैं, ओनर्स दो जगह के एक जगह मिल के सोचते हैं। तो इट इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। जब आप मर्जर करते हो तो बहुत अच्छा करते हो, कई बार मजबूरी में भी मर्जर करना पड़ता है, सर्वाइवल के लिए भी मर्जर करना होता है। सर्वाइवल का एग्जाम्पल बताऊँ, जियो आए और सारे मार्केट से जो दूसरे रिचार्ज वाली कंपनियां थी, टेली कम्युनिकेशन वाले गायब हो गए, बेचारे एयरटेल सर्वाइव कर रहे हैं, और ये वोडाफोन आइडिया कैसे मर के सर्वाइव कर रहे हैं। तो वोडाफोन आइडिया क्या हो गया, पहले अलग थी, अभी देखो वी करके चला रही है लोग, क्योंकि जियो का ज़्यादा है, एयरटेल समाउ सर्वाइव कर रही है, लेकिन ये दोनों को मर्ज करना पड़ा एक दूसरे को। तो दिस इज द रियल एग्जाम्पल ऑफ मर्जर वेयर वोडाफोन एंड आइडिया मर्ज इनटू VI, दैट इज वी। ये मर्जर हुआ है। एक मैंने देखा था कि थिएटर तो जग गए ही होंगे तुम लोग, मर्जर का एक एग्जाम्पल ऐसा है कि PVR करके थिएटर है एक, एंड आइनॉक्स है। तो आइनॉक्स है नहीं, हुआ करता था, जो लोकेशंस पे आइनॉक्स पहले खुले थे वहाँ पे अभी भी चल रहे हैं, पर अब नए जगह आइनॉक्स नहीं खुलते क्योंकि आइनॉक्स बंद हो गया। बेसिकली उसने अपनी पूरी बिजनेस मर्ज कर लिया PVR के साथ। तो पहले क्या था, PVR था एंड आइनॉक्स अलग था। अब उन्होंने जो नया कंपनी बनाया ना, वो PVR आइनॉक्स है, वो ऐसा उन्होंने कंपनी का नाम भी ऐसा ही दिया हुआ है। देखो, नया कंपनी बनाना मतलब ये नहीं है कि अपने मन से बना लिया। नया कंपनी बनना मतलब क्या होता है भैया, आपने सुना होगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ROC, वहाँ पे आपको एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। नया कंपनी में नया पैन कार्ड आ जाता है, नया आइडेंटिटी आ जाता है, जैसे एक नया आदमी का नया आधार कार्ड बन जाता है ना, सिंपल। ये एक नई कंपनी बनाना मतलब कंप्लीटली एक अलग प्रोसेस होती है, लीगल प्रोसेस है जिसको फॉलो करना होता है। वो कंपनी फिर पुराने दोनों कंपनी के एसेट्स, लाइबिलिटी सब टेक ओवर करती है, दोनों के मैनेजमेंट साथ में काम करने लगती है, दोनों के ओनर्स भी साथ में काम करने लगते हैं। कई केसेस में साथ में काम करेंगे, कई केसेस में नहीं करेंगे, कुछ ओनर साथ में काम करने आएंगे, कुछ है जो हट जाएंगे, निकल जाएंगे, ठीक है। तो व्हाटएवर द केस वी विल डील इट इनटू द डिटेल्स जब हम वो चैप्टर चालू कर देंगे। चैप्टर तो चालू ही है, जब एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, ओके, ये सब एक साथ नहीं पढ़ेंगे। हम वापस एग्जाम्पल पे आते हैं कि कंपनी भी कंपनी ए को खरीद रही है, तो कंपनी ए के जो शेयर होल्डर है, राजू है, केशव है, ये सब भैया बोलेंगे हमको तो पैसे दो, कंपनी खरीद रहे हो तो। कंपनी बी के ओनर कोई और है, सुरेश रमेश जो दूसरे है वो है ओनर्स, कंपनी बी के ओनर अलग है। अब वो कंपनी ए के जो ओनर है, कंपनी ए के जो ओनर है उनको हमें 3 लाख रुपए देना है, तो कंपनी बी के पास क्या क्या उपाय है बताओ मेरे को। कंपनी बी क्या करेगी, कंपनी ए को या तो कैश दे दे कि भाई ये लो 3 लाख रुपए, आप अपने शेयर होल्डर को बांट दो, तो कंपनी बी कंपनी ए को 3 लाख रुपए दे देगी
और बोलेगी कि ठीक है आप अपने शेयर होल्डर को ये 3 लाख रुपए दे दो, शेयर होल्डर भी खुश, इनके जो जितने शेयर है उतने शेयर में हम पैसे बांट देंगे इनको। एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या बोलेगी, कंपनी बी बोलेगी कि मैं आपको हमारे कंपनी का शेयर अलॉट कर देते हैं, हमारे कंपनी का शेयर अलॉट कर देते हैं। तो ये जो कंपनी ए के ओनर है वो कंपनी बी में भी ओनर बन जाएंगे, और कंपनी ए तो बाद में बंद हो जाती है, समझे, शेयर ओनर शेयर दे देंगे। दूसरा ये भी होता है कि शेयर तो देंगे, कुछ शेयर देते हैं और कुछ आपको हम कैश दे देंगे, तो पार्टली कैश पार्टली शेयर भी इशू किया जा सकता है। आई होप शेयर कैसे इशू होता है मालूम है। आप 12th के में शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग पढ़े हो। शेयर इशू करना मतलब कंपनी के लिए लायबिलिटी है और सामने वाले के लिए इन्वेस्टमेंट हो जाती है। तो व्हेन कंपनी बी इज इशूइंग शेयर टू द शेयर होल्डर ऑफ कंपनी ए, दैट मीन्स कंपनी बी, भाई कंपनी बी में इन्वेस्टर हो गए वो लोग, तो इन्वेस्टमेंट कंपनी ए में भी उनका 3 लाख का इन्वेस्टमेंट है, वही पैसा कंपनी बी में लग जाएगा। दैट्स ओके, क्योंकि बिजनेस तो कंपनी बी में चली गई, करेक्ट है। तो एक तो इस तरीके से ये वर्कआउट होता है, एंड इसको बोलते हैं परचेस कंसिडरेशन। इसको क्या बोलते हैं, परचेस कंसिडरेशन। ये जो 3 लाख रुपए देंगे उसको हम बोलते हैं परचेस कंसिडरेशन, ठीक है। अब ये जो परचेस कंसिडरेशन है, परचेस कंसिडरेशन मतलब जो कंपनी खरीद रही है, खरीदने वाली कंपनियां कौन है, कंपनी बी, बेच कौन सी कंपनी रही है, कंपनी ए अपना बिजनेस बेच रही है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, कुछ वर्ड्स हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि जो कंपनी सेल करती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसफरर कंपनी। ट्रांसफरर कंपनी को और बोला जाता है वेंडर कंपनी, और सेलर भी बोल सकते हो, सेलर कंपनी, पर ये दोनों मेन वर्ड है। और जिसको ये चीज़ें बेची जाती है उसको बोलते हैं ट्रांसफरी कंपनी, या फिर उसको बोलते हैं वेंडी कंपनी, या फिर उसको बोलते हैं परचेसिंग कंपनी, जो कंपनी खरीद रही है। तो हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल में कंपनी बी है परचेसिंग कंपनी और कंपनी ए है सेलिंग कंपनी, ये तो आपने देख लिया है, ठीक है। तो यहाँ क्लियर है, यहाँ पे जो कंपनी अपने बिजनेस को सेल कर रही है उसको हम बोलेंगे ट्रांसफरर, वेंडर या सेलर कंपनी। जो कंपनी खरीद रही है उसको हम बोलेंगे परचेसिंग कंपनी, वेंडिंग कंपनी या फिर ट्रांसफरी कंपनी, ठीक है। ये थोड़ा टेक्निकली वर्ड ध्यान में रखेंगे। एमलगमेशन में जो पार्टियाँ होती है ये पार्टी होती है, ठीक है। 2 पार्टी तो मिनिमम रहना जरूरी होता है। अब यहाँ पे एक सिनेरियो हम और इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या होता है कि जब एसेट लिए जाते हैं तो नॉर्मली बुक में यदि मशीन दिख रहा है 5 लाख आफ्टर डिप्रिसिएशन, तो ज़रूरी नहीं है उसको रियल मार्केट में आज बेचने जाएंगे तो 5 लाख रुपए आएगा। तो ये क्या होते हैं, ये जब बी खरीदेगा एक ही कंपनी को तो बताएगा नहीं यार आपकी प्लांट मशीनरी ना 4 लाख की है, मार्केट में आज इसकी वैल्यू 4 लाख से ज़्यादा की नहीं है। इसको बोलते हैं फेयर वैल्यू। क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू। फिर वह इन्वेंट्री बोलेगा आपकी इन्वेंट्री तो कुछ खराब हो चुकी है, ये इन्वेंट्री सिर्फ 80,000 की ही है, डेटर्स में से कुछ पैसे डूब जाएंगे, 40,000 के डेटर है। कैश का रिवैल्यूएशन नहीं होता, कैश जितना उतना ही रहता है, ध्यान में रखना है ये चीज़। अब इसकी टोटल करोगे तो ये 8 4 12 और ये 5,20,000, 5,70,000 हो गया। तो बोले कि एसेट आपके बैलेंस शीट में ज़्यादा भली दिख रही है, इसको हम बोलेंगे बुक वैल्यू। क्या बोलेंगे, बुक वैल्यू। तो बोले बुक वैल्यू आपकी भले ज़्यादा है पर उसकी एक्चुअल वैल्यू, उसकी फेयर वैल्यू क्या है, कम है, ऐसा बोल सकती है खरीदने वाली कंपनी। तो उसकी यदि एक्चुअल वैल्यू कम है तो उससे ज़्यादा पैसे आपको देगी नहीं ना, कंपनी भी कंपनियों को इससे ज़्यादा पैसे नहीं देगी। और लायबिलिटी, ठीक है, लायबिलिटी में बोले कुछ नहीं करना है, ये 2 लाख रुपये देना ही है, और ये मान लो क्रेडिटर भी 2 लाख है। तो यहाँ देखो क्या हो गया, चेंज हो गया, ये हो गया 1,70,000 पे आ गया फिगर। तो कंपनी जब दूसरे कंपनी को एक्वायर करती है या फिर जब एमलगमेशन होता है तो ये ध्यान में रखना है कि भाई उसकी वैल्यू चेंज किया जा सकता है, एसेट्स की लायबिलिटी की वैल्यू चेंज भी किया जा सकता है, उसका फेयर वैल्यू भी लिया जा सकता है, क्योंकि वो जेन्युइन है केस कि भैया जो चीज़ की जो मार्केट वैल्यू है जितने में सेल होगी वही उसकी वैल्यू मानी जाएगी। तो
इतनी वैल्यू होनी चाहिए। 1,70,000 रुपये देना है तो बोलेगी कि हम आपको 1,70,000 रुपये दे रहे हैं। इसमें कुछ और टेक्निकलिटीज़ है जो हम बाद में डील करेंगे। तो एमलगमेशन अभी थोड़ा हम इसको ये वाले लेक्चर को सम अप करते हैं, क्योंकि आपको अदरवाइज इंट्रोडक्शन में ही पूरा चीज़ डील करना पड़ जाएगा हमें। तो इसको यदि हमें लेक्चर को कंक्लूड करना है तो एमलगमेशन मतलब होता है कि भाई जब टू और मोर कंपनी जब ज्वाइन होके एक फॉर्म करती है न्यू कंपनी, नया कंपनी बनाएगी। इसका एग्जाम्पल है बेटा, कंपनी ए है, कंपनी बी है, वो दोनों मिलके एक नया कंपनी बनाएगी, कंपनी सी। जिसका यहाँ पे ये आइडिया है, ये वोडाफोन है और इन्होंने बना लिया VI, तो VI हो गया नया कंपनी। तो दिस इज कॉल्ड एमलगमेशन। इसको हम क्या बोलेंगे? एमलगमेशन बोलेंगे। ये जो कंपनी है, जो कंपनी मिल रही है आपस में, नया कंपनी बनाई, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफरर कंपनी। और ये जो नया कंपनी बना उसको हम बोलते हैं ट्रांसफरी कंपनी। करेक्ट है? सेलर बायर, ठीक है, इसको एमलगमेशन बोलेंगे। यहाँ पे एक और केस हो सकता है कि ये पहला, दूसरा, ये एक कंपनी को एब्जॉर्ब किया जाता है दूसरे कंपनी द्वारा। जैसे कि ये कंपनी ए है, इसको कंपनी बी ने क्या किया? एक्वायर कर लिया, खरीद लिया, जो हमने एग्जाम्पल देखा आज का। तो उसमें क्या होगा कि कंपनी ए के जो एसेट है, लायबिलिटी है, सब कुछ कौन ले लेता है? कंपनी बी ले लेता है, और उसके बदले कंपनी ए को कुछ कंसिडरेशन दे देते, जिसको हम बोलते हैं परचेस कंसिडरेशन। और ये जो स्ट्रेटजी है इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, क्योंकि इसमें एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, एक कंपनी दूसरे कंपनी को अपने अंदर संभाल लिया। तो यहाँ पे कंपनी ए क्या हो जाएगी बेटा? कंपनी ए यहाँ हो जाएगी बंद। यहाँ पे कंपनी ए और कंपनी बी हो जाएगी बंद, और कंपनी सी चलेगी। यहाँ पे भी कंपनी बी चलेगी। समझे क्या? थोड़ा सा ये बंद हो जाएगा। उसके बाद ये जो बनेगा ना, ये एक न्यू कंपनी रहता है। ये क्या रहता है? न्यू कंपनी अमलगमेशन में। और ये यहाँ पे न्यू नहीं रहेगा, ये पहले से ही रहती है कंपनी, एग्जिस्टिंग कंपनी ही रहती है, और ये भी पहले से ही रहती है। इसको ही दूसरी कंपनी आके टेक ओवर कर लेगी, है ना। तो कारण कई रहते हैं, मैंने बताया, कंपटीशन है। कई बार कंपनी ए बहुत लॉस में है, कंपनी भी उसको खरीदना चाह रही है, फिर प्रॉफिट में आ जाएगी, इस तरीके से। तो ये हो गया। उसके बाद एक तीसरी स्ट्रेटेजी है। पहले से मान लो एक कंपनी ए है, ध्यान देना थोड़ा सा, ये बहुत लॉस इनकर कर रही है, और इनका बैलेंस शीट, इनका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बहुत ही अच्छा नहीं दिख रहा है, दिखने में वो अच्छा नहीं है। तो उस केस में क्या होगा कि कंपनी ए बोलेगी चलो भैया हम एक नया कंपनी बना लेते हैं। इनके ओनर डिसाइड करेंगे कि हम नया कंपनी बनाते हैं बी। ये न्यू कंपनी है, ध्यान देंगे, यहाँ ये एग्जिस्टिंग कंपनी थी एब्जॉर्प्शन में, इसमें न्यू कंपनी है। न्यू कंपनी बनाएंगे और खुद के कंपनी को ही सुधार करेंगे, पुराने कंपनी को। तो नॉर्मली वहाँ पे जो लॉस वगैरह रहते हैं वो सब गायब कर दिया जाता है, और बैलेंस शीट को अच्छा दिखा दिया जाता है। जो एक्चुअल एसेट है लाया जाता है, लायबिलिटी एक्चुअल ला के बचा हुआ शेयर कैपिटल दिखाया जाता है। तो वो एक यहाँ बस डिफरेंस यही है, न्यू कंपनी है, इसको हम एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो तीन तरीके मैंने बताए, वन इज एमलगमेशन, वन इज एब्जॉर्प्शन, एंड वन इज एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, राइट। तो एमलगमेशन चैप्टर में ही तीनों को डील किया जाएगा, बट एमलगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन इज द पार्ट विच इज बीइंग डील्ड इन एज पर AS 14, एंड AS 14 में इन सब चीज़ के बारे में रूल्स लिखे हुए हैं कि कब, जैसे हम देखेंगे कि एक मर्जर होता है, उसके बाद एक होता है परचेज, तो दोनों में क्या फ़र्क है, वो सब चीज़ें हमें देखना है। तो टाइप्स ऑफ अमेलगमेशन इज आवर नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं। दूसरे जब हम नोट्स देखेंगे, मैं आपको बता दूं कि ये जो हम कंटेंट देखेंगे, ये ICAI के जो नोट्स हैं बेटा, CA इंटर लेवल का, हम वहाँ से पढ़ रहे हैं।
आप लोग वो डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ सकते हो, है ना, अमेलगमेशन। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो आप ऐसे लिखोगे AS14 PDF, गूगल ही बता देगा। तो अकाउंटिंग ऑफ अमेलगमेशन ये चैप्टर का नाम है। वहाँ पे ये चैप्टर आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, मैं शेयर भी कर देता हूँ लिंक में, आप डाउनलोड कर लेना वहाँ से। एंड इसके जो थेरीज है आप वहाँ से नोट से पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छा, जितनी ज़रूरत है उतना थेरी वहाँ पे लिखा हुआ है। इसको जो दूसरे भाषा में लोग ना, इसको भाषा में स्ट्रैटेजिक अलायंस, ये जो स्ट्रैटेजी है ना अमेलगमेशन, उसको स्ट्रैटेजिक अलायंस बोलते, कॉरपोरेट मैरिज बोलते, शादी हो रही बोले, कंपनियों की शादी हो रही है अमेलगमेशन करा के, दो कंपनी एक साथ जुड़ रहे हैं, है ना। एंड तो ये अलग अलग टर्म्स मार्केट में रहते हैं। ये बिजनेस जब एक जगह मर्ज होता है तो मर्जर एंड एक्विजिशन ये एक सेपरेट फील्ड है जहाँ पे बहुत सारे प्रोफेशनल काम करते हैं, CAs काम करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एवेन्यू है अपना करियर एक्सप्लोर करने के लिए भी। एंड इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर योर करियर इन दिस फील्ड यू हैव टू बी टेक्निकली वेरी मच साउंड इन एवरी एस्पेक्ट। आपको टैक्सेशन आना चाहिए, आपको लॉ आना चाहिए, आपको अकाउंटिंग आना चाहिए, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंटरप्रिटेशन आना चाहिए। एवरीथिंग, एवरी एस्पेक्ट में जब आप ठीक हो देन यू कैन प्रैक्टिस इन मर्जर एंड एक्विजिशन। और मर्जर एक्विजिशन में आपको फ्यूचर में करियर बनाना है, जॉब करना है, तो आपको ये सब चीज़ें, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर्सपेक्टिव से, राइट। तो दिस इज़ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर। वैसे अकाउंट में हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं प्रैक्टिकल ही होता है। कुछ छूट रहा है क्या, मैं बस वो देख लेता हूँ। ये लेक्चर के हिसाब से आई थिंक वी हैव कवर इंट्रोडक्टरी पार्ट क्वाइट वेल। इसमें बस एक कंपेरिजन है, एमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के बीच में क्या कंपेरिजन है, थ्योरी में लिखा हुआ है। मैं ज़रा वो ब्रीफ कर देता हूँ कि भाई एमलगमेशन में ध्यान देना, दो पार्टी मिलके तीसरी पार्टी बना रही है, मतलब दो कंपनी पहले से है, दो या दो से अधिक कंपनी भी हो सकती है और एक नई कंपनी बनाएगी। तो मेरे को बात बताओ, कम से कम कितने कंपनी लगेगी एमलगमेशन में? 3। दो कंपनी पुराना जो मर्ज होगा और ये नया कंपनी जो बनेगा, ठीक है। तो कम से कम 3 कंपनी, 4 भी हो सकती है, पुराने 3 कंपनी मर्ज होकर चौथा बनेगा, चलेगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन में 2 मिनिमम होना, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे एक कंपनी ने 2-3 कंपनी को भी एब्जॉर्ब कर सकती है एक साथ में, तो एब्जॉर्प्शन में मिनिमम 2 कंपनी होना, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में जो हमने देखे, यहाँ सिर्फ और सिर्फ 2 ही कंपनी रहेगी, क्योंकि एक कंपनी पहले से है, वो खुद ही को तो रिस्ट्रक्चरिंग करने की कोशिश कर रही है, तो वहाँ 2 से ज़्यादा कंपनी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो मैं उधर इसलिए देखता हूँ बार बार, वहाँ ना मेरी रिकॉर्डिंग की स्क्रीन है, तो हमें ज़रा देखते रहना पड़ता है कि माइक का सिग्नल विग्नल बराबर आ रहा है क्या, है ना, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है ना। सो डोंट गेट डाइवर्टेड। ये जो है यहाँ पे 2 कंपनी होना ज़रूरी है, क्योंकि 2 कंपनी, एक कंपनी पहले से है और एक नई कंपनी बनेगी। क्या 3 कंपनी हो सकती? नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 कंपनी। क्या एब्जॉर्प्शन में 3 कंपनी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। कंपनी भी ए को भी खरीदेगी, कोई कंपनी सी है उसको भी खरीद लेगी, एक साथ 2-3 कंपनी को भी एक्वायर हम कर सकते हैं एक ही स्कीम के अंदर। और यहाँ एमलगमेशन में बेटा 2 कंपनी मिलकर तीसरा, तो 2 कंपनी की जगह एक और कंपनी हो सकती है, कितनी भी कंपनी हो सकती है। मिनिमम 3 यहाँ चाहिए, मिनिमम 2 यहाँ चाहिए, यहाँ 2 ही चाहिए, ना मिनिमम ना मैक्सिमम, 2 ही चाहिए एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में। यहाँ नया कंपनी बनता है और वो रहता है, पुराना कंपनी, यहाँ ये वाली कंपनी क्या हो जाएगी? बंद। यहाँ भी पुरानी 2 कंपनी बंद हो जाएगी और नई कंपनी जो बनेगी, तो यहाँ पे भी नया कंपनी बनाया गया, यहाँ पे भी नया कंपनी बनाया गया। यहाँ नया कंपनी नहीं बनाया जाता है, यहाँ पहले से जो कंपनी है उसी ने खरीदा, तो नया कंपनी बनाना मतलब होता है न्यू एप्लीकेशन। यहाँ न्यू एप्लीकेशन नहीं होता, पुराने कंपनी रहते हैं आपस में, वो एक दूसरे कंपनी को खरीद लेते हैं। अभी बैंकिंग में भी बहुत मर्जर हुआ है, आप न्यूज़ वगैरह थोड़ा पढ़ लो, आपको समझेगा। मैं अभी लेक्चर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो एग्जाम्पल्स और बता दूंगा। तो ये मेजर डिफरेंस है एमलगमेशन में, एब्जॉर्प्शन में एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में। कि रिजल्टेंट कंपनी यहाँ एक ही है, यहाँ भी एक ही है, वहाँ भी एक ही है, सब जगह रिजल्टेंट कंपनी तो ही रहती है। बस रिजल्टेंट कंपनी यहाँ पे न्यू रहती है, यहाँ पे भी न्यू रहती है, यहाँ पे एग्जिस्टिंग कंपनी ही रिजल्टेंट कंपनी रहती है।
ओके, तो इसके बाद हम टाइप्स ऑफ एमलगमेशन कवर कर लेते हैं, अगले लेक्चर में लेते हैं। ये लेक्चर फिर बहुत बड़ा बल्कि लेक्चर हो जाएगा, तो हम इसको यहीं रोकते हैं। टाइप्स ऑफ एमलगमेशन के 2 टाइप होते हैं, मर्जर एंड परचेस, वो हमें डील करना है। एंड उसके बाद हमें थोड़ा ये परचेस कंसिडरेशन जो मैंने आज आपको बताया उसको थोड़ा और हम एलेबोरेट करेंगे, और किस किस वे से हम परचेस कंसिडरेशन डिस्चार्ज करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर को, उसके ऊपर हम आने वाले लेक्चर में देख लेंगे। ये इसमें यदि आपको ये टॉपिक, ये वाले स्क्रीन से यदि कुछ सीखना है तो आपको ये सीखना है कि भाई इसका जो स्ट्रक्चर है बैलेंस शीट में, जो शेयर होल्डर रहते हैं कैसे काम करते हैं, थोड़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट यदि आपको फैमिलियर नहीं है तो प्लीज़ गो थ्रू इट, थोड़ा इंटरनेट पे सर्च कर लो, थोड़ा सा शेड्यूल 3 के फॉर्मेट वगैरह स्टडी कर लो, नोट्स ऑन अकाउंट कर लो। भैया वर्ड्स आपको नए नहीं लगने चाहिए, है ना, वर्ड्स तो पुराने ही लगने चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार अनफैमिलियर वर्ड्स आ गया अभी कैसे होगा, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करें बाकी चीज़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड वीडियो को शेयर करते जाओ, पता नहीं की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बार बार शेयर करो भाई, जहाँ व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाओ, फेसबुक पे लगा लो, जहाँ जहाँ कर सकते करो, क्योंकि उससे थोड़ा हमारी मार्केटिंग होना भी ज़रूरी है। उससे मोटिवेशन मिलते रहता है टीचर को कि चलो भाई और वीडियो बना लेते हैं, और वीडियो बना लेते हैं। ऑफकोर्स इट इज़ फॉर आवर मार्केटिंग, बट इट शुड बी डन बाय यू ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।